नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम परमाणु तथा रासायनिक संयोजन के दो नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें परमाणु की, तो परमाणु के बारे में जो सबसे पहले इस जानकारी को दिया तो वह थे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। सबसे पहले महर्षि कणाद ने पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम संरचना, जिसको परमाणु कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पदार्थ को यदि अपन तोड़ते जाएं तो अंत में अपन को एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। यह बात लगभग 500 ईसा पूर्व की है। उसके बाद में बकुदा कात्यायन जो थे, उन्होंने भी परमाणु के बारे में जानकारी दी। कौन से वैज्ञानिक थे? बकुदा कात्यायन, उन्होंने भी परमाणु के बारे में जानकारी दी। तथा उसके बाद में यूनानी दार्शनिक, ठीक है ना, उन्होंने भी परमाणु के बारे में बताया। उन्होंने भी यही बात बताई कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण या अविभाज्य कण जो है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु नाम दिया। उन्होंने एटम के बारे में जानकारी दी। अब जो अपन वर्तमान में परमाणु की परिभाषा पढ़ते हैं तथा परमाणु की किस प्रकार से पदार्थों का निर्माण होता है परमाणु से, उसके बारे में जो जानकारी जो थी वह डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। 18वीं सदी के अंतर्गत डाल्टन नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने परमाणु के बारे में विस्तृत व्याख्या की तथा उन्होंने परमाणु की जानकारी दी। तो यदि अपन सबसे पहले बात करें तो परमाणु में 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में? महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में जो आएगा वो थे बकुदा कात्यायन, जो भी एक भारतीय दार्शनिक थे। उसके बाद में यूनानी दार्शनिकों ने इसके बारे में बताया और अंत में डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो थे, क्या नाम था? डाल्टन। उन्होंने 18वीं सदी के अंतर्गत, जो अपन वर्तमान में पढ़ते हैं, 18वीं सदी के अंतर्गत परमाणु के बारे में जानकारी, ठीक है। उन्होंने आगे वाले जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बात बताई कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण। दूसरा, यह कैसा कण है? अविभाज्य कण। कैसा कण है? अविभाज्य कण। यह जानकारी जो थी वह किन्होंने दी? महर्षि कणाद थे, यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने सभी ने यही बात बताई कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वह कौन सा होता है? परमाणु होता है। लेकिन इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी जो थी वह 18वीं सदी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई तथा उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। तथा उनके अंदर विस्तृत रूप से परमाणु के बारे में उन्होंने जानकारियां दी, जिसको अपन आगे अभी अध्ययन करेंगे। अब यदि इसकी सामान्य परिभाषा देखें तो इसके अनुसार पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका और आगे विभाजन, जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? उसे परमाणु। क्या कहा जाता है? इसे परमाणु। समझ में आ रही बात? तो ये जो परिभाषा थी वह डाल्टन से पहले तथा डाल्टन ने भी यही बात बताई। मुख्य रूप से तो परमाणु के बारे में इन्होंने यही कहा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, जो अविभाज्य हो, उसे परमाणु कहते हैं। तथा उसके बारे में जो और जानकारियां जो थी कि पदार्थ किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और इससे पदार्थ का निर्माण किस रूप से होता है, तो यह उन्होंने जानकारी परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत दी। अब परमाणु सिद्धांत को पढ़ने से पहले उन्होंने परमाणु सिद्धांत के जो दो आधार थे वह थे रासायनिक संयोजन के नियम।
तो अब हम पहले रासायनिक संयोजन के उन दो नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो इधर, तो अपना अगला जो बात है वह है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। देखो नाम से ही अपन को पता चलता है रासायनिक संयोजन के नियम यानी रसायनों का संयोजन। रसायन यानी पदार्थ और पदार्थ यानी परमाणु। तो परमाणुओं का संयोजन किस प्रकार से होता है, परमाणु किस प्रकार से प्रकृति के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में दो वैज्ञानिक थे, लेवासिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट। लेवासिए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत अध्ययन तथा प्रयोग करने के बाद में रासायनिक संयोजन के दो नियमों को उन्होंने बताया। यदि हम बात करें नियमों की, तो सबसे पहला जो नियम दिया था उन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो इधर नाम से ही पता चलता है कि द्रव्यमान का संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, लेकिन कहां पर? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो देखो इधर कैसे, यदि हम बात करें एक कोई अभिक्रिया है, जैसे मान लो 2H2 प्लस O2 से मान लो 2H2O का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण हो रहा है, दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है। इससे किसका निर्माण हो रहा है? एक जल के अणु का निर्माण हो रहा है। यदि इसके अपन भार की बात करें या द्रव्यमान की बात करें, तो एक हाइड्रोजन का भार होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार होता है 1, यानी AMU के अंतर्गत या यू है U के अंतर्गत, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16। कितना होता है? 16U। समझ में आ रही बात? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से जो उत्पाद बनते हैं, ये तो अपनी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? क्रियाकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रियाकारक किसको लिया है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को, और अपने पास में उत्पाद क्या है? जल के दो अणु। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी अपन किसी नए परमाणु का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही किसी परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। तभी तो द्रव्यमान कम होगा या बढ़ेगा। यदि कोई नया परमाणु बनेगा तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, यदि कोई परमाणु नष्ट होगा तो द्रव्यमान का मान घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखो इधर, तो कुल मिलाकर क्रियाकारक से उत्पाद बनने के दौरान द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो यहाँ यदि अपन इसके भार की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो यहाँ 2 × 2 यानी 4 हाइड्रोजन है, तो इसका भार कितना हो गया? 4U, और यहाँ इसका भार होगा 16 × 2 यानी 32U। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 36। कितना है? 36U। अब यदि अपन बात करें इधर, तो यहाँ देखो 2 और 2 4 का हाइड्रोजन है और 2 ही क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, 4U प्लस 32U, यानी कुल मिलाकर 36। तो यहाँ का भार और यहाँ का भार, दोनों ही भार क्या है? आपस में बराबर है। द्रव्यमान क्या है? बराबर है। तो इस परिस्थिति में अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है ना? तो इसके अनुसार क्या होगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के
किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही रासायनिक संयोजन का जो पहला नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ अपने पास में जो उदाहरण के दौरान समझे एक अभिक्रिया ली हमने, तो क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान और उनका जो द्रव्यमान होगा, उत्पादों का द्रव्यमान, वह हमेशा क्या रहेगा, आपस में बराबर ही रहेगा। यानी जितना ये है उतना का उतना ये रहेगा, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो रासायनिक संयोजन का पहला नियम है। ठीक है, अब उसके बाद में यदि हम बात करें तो रासायनिक जो संयोजन है उसके दूसरे नियम, दूसरा जो अपना नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। देखो, स्थिर अनुपात का नियम जो है वह यौगिकों के लिए है। किसके लिए है? यौगिकों के लिए है। अब यौगिक क्या होते हैं? तो परमाणुओं के निश्चित अनुपात से बनने वाले पदार्थ को ही अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। कि भाई कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर उपस्थित परमाणु जो है वह निश्चित अनुपात में ही जुड़ने चाहिए। यदि अनुपात में कोई परिवर्तन हो गया तो फिर उस पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। जैसे यदि अपन बात करें तो जैसे H2O यानी जल का एक अणु है, तो जल के अणु में यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। तो ये इसका अनुपात है। तो जल के अणु का अनुपात क्या है? 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। समझ में आ रही बात? दूसरा यदि इसके भार की तुलना करें तो इसका भार होगा 2:18 और इसका सरलतम अनुपात देखेंगे तो 1:16 आ जाएगा, सॉरी 16, तो ये कितना आ जाएगा? 1:8। ठीक है ना? तो ये तो इसका परमाणु की संख्या का अनुपात है और ये इसके द्रव्यमान का अनुपात है। तो ये अनुपात जो रहता है वह हमेशा ही क्या रहता है? स्थिर रहता है, वो यौगिक है। तो यौगिक की यदि अपन परिभाषा देखें तो यौगिक किसे कहते हैं? तो परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोजन या निश्चित अनुपात के संयोग के द्वारा बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम जो है वह इन्हीं यौगिक पदार्थों के लिए है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि यौगिक के अंदर का जो परमाणुओं का अनुपात है वह हमेशा ही स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? तो यदि अपन जल के अणु को लें तो जल का अणु यदि अपने घर में आने वाले नल के पानी के जल के अणु का अनुपात देखें, तालाब के अंदर जो पानी है उसके अणु का अनुपात देखें, समुद्र के अंदर पानी जो है उसके अणु का अनुपात देखें, या बारिश के अंदर आने वाला जो पानी है उसके अणु का अनुपात देखें, तो हमेशा ही अपन को यही अनुपात प्राप्त होगा। यदि इसके परमाणु की संख्या की बात करें तो ये, और इसके द्रव्यमान के अनुपात की बात करें तो अपन को ये अनुपात प्राप्त होगा। यही स्थिर अनुपात का नियम है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा द्रव्यमान का अनुपात है या परमाणुओं की संख्या का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए।
ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम किनके लिए है? तो यौगिकों के लिए है। तो यौगिक की यदि हम परिभाषा देखें तो परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन के द्वारा, निश्चित अनुपात में संयोजन के द्वारा बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोजन के द्वारा। अब देखो इधर यौगिक जो होते हैं उनमें हमेशा ही क्या होगा? दो या दो से अधिक क्या होंगे? तत्व होंगे। तो उन तत्वों का निश्चित संयोजन होना जरूरी है। तो निश्चित संयोजन का अर्थ वही है निश्चित अनुपात। तो कोई भी यौगिक है उसका द्रव्यमान का अनुपात या परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वह हमेशा ही स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। समझ में आ रही है बात ये? तो यौगिक जो होते हैं उन यौगिक का जो निर्माण है वह दो या दो से अधिक तत्वों की परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से। तो ये अपन दोनों चीजों को ही देख सकते हैं कि परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन के द्वारा, या मुख्य रूप से कहें तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। या बनने वाले पदार्थ को अपन क्या कहेंगे? यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो आज हमने परमाणु के बारे में पहले तो दिन कहते परमाणु कहाँ से किन्होंने सबसे पहले जानकारी दी? तो महर्षि कणाद ने, उसके बाद में बपुदा कात्यायन थे, उसके बाद में जो आए यूनानी दार्शनिक, फिर अंत में जो अपन परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं वह किसके द्वारा दिया गया था? जो परिभाषा अपन जो पढ़ेंगे वह दी गई थी इसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। उसके बाद में डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह इन दो रासायनिक संयोजन के नियमों पर ही आधारित है। पहला नियम जो है वो क्या था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अर्थ क्या हुआ? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्रिया कारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है, तो उस अभिक्रिया के दौरान कोई भी द्रव्यमान जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब द्रव्यमान का उत्पन्न होने का अर्थ क्या था? द्रव्यमान किसका होता है? परमाणु का। तो अपन किसी भी नए परमाणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं कर सकते और ना ही उस नए परमाणु जो उसमें भाग ले रहे हैं उस परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। समझ में आ रही बात है? दूसरा जो नियम था वह है स्थिर अनुपात का नियम। देखो स्थिर अनुपात का नियम जो है वह किसके लिए लागू होता है? यौगिकों के लिए लागू होता है। किसके लिए? यौगिकों के लिए। तो यौगिक क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन के द्वारा बनने वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। या जो पदार्थ अपन को प्राप्त होगा वह क्या होगा? यौगिक होगा। ध्यान देना, यौगिक क्या है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन के द्वारा बनने वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। स्थिर अनुपात का जो नियम है वो उन्हीं यौगिकों के लिए है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जो यौगिक हमने लिया है उस यौगिक के अंदर जो परमाणु उपस्थित है उस परमाणुओं का अनुपात जो है वो हमेशा ही स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। समझ में आ रही है बात? या जैसे मान लो मैंने पानी का मॉलिक्यूल लिया है, जल का मॉलिक्यूल, तो जल का मॉलिक्यूल के अंदर परमाणु कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इनका अनुपात हमेशा यही रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2 अनुपात ये। फिर इसके द्रव्यमान की बात करें तो 2 अनुपात 16 होगा। इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात 8। तो ये जो अनुपात है वो हमेशा ही रहेगा जल के मॉलिक्यूल में। अब ये जल का जो अणु जो
अपन कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे उसे तालाब से जल का अणु प्राप्त करें, चाहे समुद्र से करें, या बरसात का पानी लें, या नल का पानी लें, कहीं से भी लें, उस जल के अणु का जो अनुपात होगा, उसके अंदर उपस्थित तत्वों का जो अनुपात होगा, वह हमेशा ही क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम। समझ में आ रही है बात ये? तो ये दो नियम थे रासायनिक संयोजन के, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अगली कक्षा के अंतर्गत अपन इन दो नियमों के आधार पर जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे।